दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रिजन ब्रेक वेब सीरीज के बचे हुए 7 एपिसोड लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देखें। मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज अपने आप में यूनिक है और आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आज हमारी इस सीरीज के फर्स्ट सीजन का एंड हो जाएगा, सो पूरी देखे बिना कहीं मत जाइएगा। 16वें एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। तभी हम लिंकन को देखते हैं। जेल में जाने से पहले एक दिन लिंकन अपने घर में जाता है और वो देखता है कि उसके घर में लेटिसिया का बॉयफ्रेंड और उसके साथ एक और आदमी भी आया हुआ है। दरअसल लेटिसिया के बॉयफ्रेंड के साथ वही आदमी आया था जिससे लिंकन ने $90,000 उधार लिए हुए थे। फिर वो आदमी लिंकन को कहता है कि मैं तुम्हारे $90,000 माफ कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक आदमी को मारना होगा। अब क्योंकि लिंकन के लिए $90,000 चुका पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए लिंकन उस आदमी का काम करने के लिए मान जाता है। फिर वो आदमी लिंकन को उस आदमी का एड्रेस दे देता है, जिसके बाद लिंकन उस आदमी को मारने के लिए अपने घर से निकल जाता है। फिर रास्ते में लिंकन माइकल को भी ये सब बताने के लिए फोन करता है, लेकिन माइकल वेरोनिका के साथ था, इसलिए वो फोन उठाता ही नहीं। फिर लिंकन उस आदमी की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। दरअसल ये उसी दिन का सीन है जब लिंकन वाइस प्रेसिडेंट के भाई को मारने के लिए गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर जैसे ही लिंकन सिडमैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि सिडमैन की पहले से ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये देखकर लिंकन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त लिंकन सुक्रे के साथ टकरा जाता है, जो कि उस समय मारी क्रूज को पटाने की कोशिश कर रहा था। उस समय उसके साथ हेक्टर भी था, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मारी क्रूज सुक्रे की गर्लफ्रेंड बन जाए। फिर सुक्रे हेक्टर को बताता है कि मैं मारी क्रूज को एक अच्छे से होटल में डिनर करने के लिए ले जाना चाहता हूँ, लेकिन हेक्टर कहता है कि आखिर तुम मारी क्रूज को डिनर पर ले जाने के लिए पैसे कहां से लाओगे। फिर हेक्टर की बात सुनकर सुक्रे थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास सच में पैसे नहीं थे। फिर सुक्रे गन लेकर एक स्टोर में चला जाता है और स्टोर वाले को गन पॉइंट पर लेकर उससे पैसे छीन लेता है। फिर स्टोर का ओनर डर के मारे सुक्रे को सारे पैसे निकाल कर दे देता है, लेकिन सुक्रे उन सभी पैसों में से सिर्फ $100 ही लेता है और वहां से चला जाता है। ये सब देखकर स्टोर का ओनर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सुक्रे मारी क्रूज के साथ मजे करता है, क्योंकि मारी क्रूज भी सुक्रे को पसंद करने लगी थी। फिर नेक्स्ट डे जब सुक्रे अपने दोस्तों के साथ खड़ा था तो वो उनको कहता है कि अब मैं मारी क्रूज को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। फिर सुक्रे की बात सुनकर हेक्टर उसको फिर से कहता है कि आखिर तुम उसको वेडिंग रिंग देने के लिए इतने सारे पैसे कहां से लाओगे। अब हेक्टर की बात सुनकर सुक्रे थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि हेक्टर जलता है। फिर रात को सुक्रे दोबारा से उसी स्टोर में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही सुक्रे स्टोर के अंदर पैसे चुराकर भागता है तो बाहर पुलिस आ जाती है और सुक्रे को पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस वालों को हेक्टर ने ही फोन करके सुक्रे के बारे में सब कुछ बता दिया था कि इस समय वो एक स्टोर के अंदर पैसे चुराने के लिए गया है। दूसरी तरफ माइकल जब अपने ऑफिस में था तो उसके पास वेरोनिका आती है और बताती है कि लिंकन को वाइस प्रेसिडेंट के मर्डर के जुर्म में पकड़ लिया गया है। अब वेरोनिका की बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे माइकल लिंकन से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर लिंकन माइकल को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने सिडमैन को नहीं मारा, बल्कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे जिस आदमी की सुपारी मिली थी और जब मैं उसको मारने के लिए गया तो वहां पर सिडमैन था, जिसकी पहले से ही मौत हो चुकी थी। लेकिन माइकल को लिंकन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि लिंकन कुछ वक्त से काफी गलत लोगों के साथ रहने लगा था। फिर माइकल लिंकन को कहता है कि हमारी माँ की मौत के वक्त हमें उनका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिला था। मैंने तो मेरे पैसे मेरी पढ़ाई में इन्वेस्ट किए, लेकिन तुमने अपने पैसे ऐसे ही गलत कामों में लगाकर बर्बाद कर दिए। और इतना कहने के बाद माइकल वहां से वापस अपने ऑफिस में आ जाता है। अब एक बार फिर से वेरोनिका माइकल के पास जाती है और उससे लिंकन के बारे में पूछती है, लेकिन माइकल वेरोनिका से लिंकन के बारे में कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि उसने मान लिया था कि लिंकन ने ही सिडमैन को मारा होगा। फिर वो वेरोनिका को भी अपनी माँ के इंश्योरेंस वाले पैसों के बारे में बताता है, जो लिंकन ने ऐसे ही उल्टे सुल्टे कामों में बर्बाद कर दिए। अब माइकल की बात सुनकर वेरोनिका माइकल को कहती है कि क्या तुम उन इंश्योरेंस के पैसों के बारे में जानना चाहते हो? तो सुनो, तुम्हारी माँ का कोई भी इंश्योरेंस नहीं था और तुम्हें जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए $90,000 मिले थे वो लिंकन ने ही तुम्हारे लिए किसी से उधार लिए थे, ताकि तुम पढ़ाई कर सको और अपनी लाइफ में एक काबिल इंसान बन सको। वेरोनिका की बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे माइकल फिर से लिंकन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। तभी माइकल के दिमाग में आता है कि अगर लिंकन ने सिडमैन को नहीं मारा तो आखिर सारे सबूत लिंकन के खिलाफ कैसे हैं। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि कोई तो होगा जो लिंकन को फंसाने की कोशिश कर रहा है।
इनमें हम सारा को देखते हैं जो काफी सारे ड्रग्स ले रही थी। फिर एक दिन सारा नशे की हालत में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक गली से गुजर रही थी, तभी उसके ठीक आगे एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्योंकि सारा बहुत ही ज्यादा नशे में थी, इसलिए वो उस लड़के के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और वो लड़का मर जाता है। उस दिन के बाद सारा के दिमाग पर ऐसा असर पड़ता है कि वो उसके बाद कभी भी ड्रग्स नहीं लेती और इसी के साथ वो थेरेपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेती है। फिर एक दिन थेरेपी सेशन के दौरान सारा के पास बैलिक आता है और वो सारा को कहता है कि मैं तुम्हें फोक्स रिवर जेल में डॉक्टर का काम दिलवा सकता हूँ। अब सारा भी बैलिक की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको काम की जरूरत भी थी। फिर बैलिक सारा को आज रात अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन सारा बैलिक के साथ डिनर पर जाने के लिए इनकार कर देती है क्योंकि आज रात उसको कोई काम था। तभी हम कनॉट को देखते हैं जो इराक में अमेरिकन आर्मी में काम किया करता था। एक रात जब कनॉट नाइट ड्यूटी कर रहा था तो वो देखता है कि एक आर्मी ऑफिसर किसी कैदी को टॉर्चर कर रहा है, जो कि कनॉट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कनॉट इस हादसे के बारे में मेयर को एक कंप्लेंट लेटर लिख देता है। फिर जब मेयर उस कंप्लेंट लेटर को पढ़ता है तो उसी वक्त कनॉट को अपने पास बुलाता है और उससे उसकी कंप्लेंट लेटर के बारे में पूछता है। कनॉट मेयर को कहता है कि मैं चाहता हूं कि उस ऑफिसर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो उस कैदी को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा था। लेकिन मेयर तो उल्टा कनॉट को ही नौकरी से निकाल देता है। अब मेयर की बात सुनकर कनॉट बहुत ज्यादा शौक में हो जाता है क्योंकि उसको अपनी ईमानदारी का ये फल मिल रहा था। अब नौकरी से निकाले जाने के बाद भी कई महीनों तक कनॉट इराक में ही रहता है और अपनी पत्नी को नहीं बताता कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। फिर एक दिन कनॉट अपनी बीवी के भाई से मिलता है और उससे काम के बारे में पूछता है। कनॉट की बीवी का भाई कनॉट को एक गैर कानूनी काम के बारे में बताता है जिसमें कनॉट को ट्रक चलाना पड़ेगा और गैर कानूनी सामान की डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब कनॉट भी इस काम को करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसको अमेरिका में अपने घर में पैसे भेजने थे। दूसरी तरफ लिंकन भी कोर्ट में केस हार गया था क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। अब जज साहब लिंकन को मौत की सजा सुना देते हैं। फिर माइकल लिंकन से दोबारा से मिलने के लिए जाता है। फिर लिंकन माइकल को बताता है कि अगले ही कुछ दिनों में मुझे फोक्स रिवर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और मुझे वहां पर तब तक रखा जाएगा जब तक मुझे मौत की सजा नहीं दे दी जाती। अब फोक्स रिवर का नाम सुनते ही माइकल के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि अब माइकल लिंकन को फोक्स रिवर जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि जिस कंपनी में माइकल काम किया करता था उसी कंपनी को फोक्स रिवर जेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसलिए माइकल उसी दिन वापस अपनी कंपनी में जाता है और चुपके से फोक्स रिवर जेल के मैप्स को चुरा लेता है। फिर उसी दिन से वो लिंकन को बाहर निकालने के लिए अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। माइकल फोक्स रिवर के सारे मैप्स को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल के लिए फोक्स रिवर का इतना बड़ा मैप याद रखने में काफी परेशानी हो रही थी। तभी माइकल के घर पर एक टैटू आर्टिस्ट आती है और जैसे ही माइकल उसकी बॉडी पर बने टैटू को देखता है तो उसको भी अपनी बॉडी पर फोक्स रिवर के मैप के टैटू बनाने का आइडिया आ जाता है। इसके बाद माइकल फोक्स रिवर के मैप को अपने हिसाब से डिजाइन करने लगता है ताकि अगर वो अपनी बॉडी के ऊपर टैटू भी बनवाए तो भी किसी को पता ना चले कि माइकल ने अपनी बॉडी पर किसी जगह का नक्शा बनाया हुआ है। दूसरी तरफ जब कनॉट एक ट्रक में गैर कानूनी सामान की डिलीवरी कर रहा था तो पुलिस वाले उसको रंगे हाथों से पकड़ लेते हैं। लेकिन जेल जाने से पहले कनॉट एक बार अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को झूठ कह देता है कि मैं दोबारा से इराक में अपनी यूनिट ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस बुला लिया गया है। इतना कहने के बाद कनॉट बाहर आ जाता है जहाँ पर उसको अपनी बीवी का भाई डेरियस मिलता है। फिर वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे बारे में अपनी बहन को कुछ भी मत बताना क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि मैं जेल में हूँ तो वो ये जानकर अंदर से टूट जाएगी क्योंकि उसने एक आर्मी मैन से शादी की थी। फिर डेरियस भी कनॉट से इस बात को सीक्रेट ही रखने का वादा करता है। तभी हम टी बैग को देखते हैं जो कि एक सुसान नाम की औरत से प्यार कर बैठा था और उस औरत के 2 बच्चे भी थे। फिर एक दिन टी बैग सुसान के घर पर गया हुआ था। तभी सुसान टीवी पर एक न्यूज में टी बैग की फोटो देखती है जो कि 6 कॉलेज के बच्चों को मारकर फरार हो गया था। ये देखकर सुसान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सुसान जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है जिसके कारण टी बैग को जेल हो जाती है। फिर एक दिन सुसान टी बैग से मिलने के लिए जेल में भी जाती है और कहती है कि मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। सुसान की बात सुनकर टी बैग कहता है कि मैंने तुमसे मिलने से पहले बहुत सारे गलत काम किए थे लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने सभी गलत धंधे छोड़ने का फैसला कर लिया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं इस जेल में आने के बाद से दोबारा से पहले वाला टी बैग बन गया हूँ और जब कभी भी इस जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी फैमिली को खत्म करूंगा। अब टी बैग की धमकी सुनकर सुसान काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से खड़ी होकर चली जाती है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ने ब्लैक फुट मोंटाना के जंगल में
$2 मिलियन का एक घर लिया था, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ उसका भाई भी मौजूद था। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 17th एपिसोड में हम प्रेजेंट वाले माइकल को देखते हैं, जो कि वार्डन हेनरी के ऑफिस में उनके ताजमहल की रेप्लिका को पूरा कर रहा था। वार्डन भी हेनरी के काम से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि माइकल अपना काम बहुत ही तेजी से कर रहा था। इसलिए वार्डन को उम्मीद थी कि ताजमहल की रेप्लिका उसकी एनिवर्सरी से पहले तैयार हो जाएगी। तभी वार्डन से मिलने के लिए सारा आती है, इसलिए माइकल को दोबारा से अपने सेल में भेज दिया जाता है। माइकल के जाने के बाद सारा हेनरी को एक फैब्रिक का टुकड़ा दिखाती है और कहती है कि मुझे माइकल का इलाज करते वक्त ये फैब्रिक का टुकड़ा उसके जले हुए घाव पर से मिला था और ये टुकड़ा यहाँ के किसी गार्ड की यूनिफॉर्म का है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि माइकल को किसी कैदी ने नहीं बल्कि किसी गार्ड ने जलाया है। हेनरी को भी कहीं ना कहीं सारा की बात सही लगती है। दूसरी तरफ माइकल अपने सेल में दोबारा से असाइलम के नीचे का ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइकल को कुछ भी याद नहीं आता। इसलिए माइकल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अगर उसको ब्लूप्रिंट्स याद नहीं आए तो वो कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद उसके ब्लॉक में बेलिक आता है और सभी वर्कशॉप वालों को अपने काम पर जाने के लिए कहता है। फिर जब माइकल और उसके साथी वर्कशॉप के काम के लिए जा रहे थे तो टी बैग एक नए कैदी को देखता है जो कि लड़कियों की तरह है और वो उनके जैसे पैंटी भी पहनता है। उस कैदी को देखकर सुकरे टी बैग को कहता है कि ये कैदी तुम्हारे टाइप का है, इसलिए तुम इसको अपना दोस्त बना सकते हो। लेकिन टी बैग को उस कैदी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उस कैदी पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर माइकल और सभी कैदी सेंट लुइस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आता है और कहता है कि तुम्हारा इस बिल्डिंग में सिर्फ आज का ही काम बचा है। कल इस बिल्डिंग का फ्लोर लगाने के लिए बेलिक ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को बुलाया है। और इतना कहने के बाद गार्ड वहां से चला जाता है। फिर गार्ड के जाने के बाद माइकल अपने साथियों को कहता है कि हमें आज ही जमीन पर बने गड्ढे को भरना होगा और हम इस गड्ढे को कमजोर सीमेंट से भरेंगे ताकि इसको दोबारा से तोड़ने में आसानी हो। माइकल का आइडिया सभी को सही लगता है, इसलिए सभी लोग गड्ढे को भरने के काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ बेलिक अपने ऑफिस में डेविड को बुलाता है और उससे माइकल के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार डेविड को कुछ भी पता नहीं था। इसलिए बेलिक फैसला करता है कि वो डेविड को माइकल की वर्कशॉप की टीम में डाल देगा, क्योंकि इससे डेविड हमेशा माइकल के आसपास ही रह सकता है। फिर वो तुरंत डेविड को सेंट लुइस बिल्डिंग में लेकर आता है और माइकल और उसके साथियों को कहता है कि आज से डेविड तुम्हारा नया टीम मेंबर है। ये देखकर माइकल और उसके साथी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज ही उनको अपना गड्ढा भी भरना था। फिर बेलिक के जाते ही माइकल और उसके साथी डेविड को अपने सारे पेंट ब्रश बाहर जाकर धोने के लिए दे देते हैं। इसलिए डेविड उन पेंट वाले ब्रशेस को लेकर बाहर धोने के लिए चला जाता है। डेविड के बाहर जाते ही माइकल और उसके बाकी के साथी दोबारा से गड्ढे को भरने के काम में लग जाते हैं। तभी कुछ ही देर में वहां पर चार्ली आता है और बताता है कि एक गार्ड इसी तरफ आ रहा है। इसलिए सभी लोग अपना काम रोक देते हैं और गड्ढा फिर से ढक देते हैं। गार्ड आकर माइकल को कहता है कि तुम्हें वार्डन हेनरी ने बुलाया है और बाकी के लोग अपना अपना काम बंद करके वापिस अपने सेल में जाओ। अगले सीन में हम सीक्रेट सर्विस फील्ड ऑफिस को देखते हैं, जहां पर समैंथा नाम की एक औरत जो कि पॉल की सीनियर है उसको बताती है कि जिस आदमी ने जज को सिडमैन की ऑटोप्सी रिपोर्ट दी थी वो लिंकन के डैड हैं और पहले भी सीक्रेट सर्विस फील्ड ऑफिस में काम कर चुके हैं। ये बात सुनकर पॉल को एकदम से झटका लगता है। फिर पॉल समैंथा से लिंकन के डैड के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन समैंथा उसके आगे कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम निक, वेरोनिका और एलजे को देखते हैं, जो कि दोबारा से केविन को देखने के लिए उसी कुएं के पास जाते हैं। इनको लग रहा था कि शायद अब तक केविन ने अपनी हेल्प के लिए किसी न किसी को तो बुला लिया होगा और वो कुएं से बाहर भी आ गया होगा। लेकिन जैसे ही निक और वेरोनिका कुएं के पास जाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने कुएं को ऊपर से ढक दिया है। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। फिर निक जल्दी से कुएं के अंदर झांक कर देखता है, जहां उनको केविन की सड़ी हुई लाश मिलती है और उसके पास उसका फोन भी पड़ा हुआ था। ये देखकर निक और वेरोनिका एलजे को एक रस्सी के सहारे केविन का फोन लेने के लिए कुएं के अंदर उतार देते हैं और फोन तक पहुंचते ही एलजे केविन का फोन भी ले लेता है। तभी एलजे एक नाम देखता है जो कि मरने से पहले केविन ने वहां पर लिखा था और वो पॉल का असली नाम था। लेकिन कुएं के ऊपर आने के बाद एलजे निक और वेरोनिका को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर एलजे कैबिन के अंदर चला जाता है और वहां पर वो एक गन देखता है। फिर वो उस गन को निक को बिना बताए अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ माइकल जब हेनरी के ऑफिस में जाता है तो हेनरी माइकल से पूछता है कि आखिर
क्या तुम्हें किसी गार्ड ने जलाया था? क्योंकि डॉक्टर सारा को तुम्हारे घाव के ऊपर से किसी गार्ड की यूनिफॉर्म का फैब्रिक मिला है। लेकिन माइकल हेनरी को कुछ भी नहीं बताता। इसलिए हेनरी गुस्से में आकर माइकल को लिंकन के पास वाले सैनिटरी में बंद कर देता है और लिंकन भी माइकल को सैनिटरी में आते हुए देख लेता है। फिर लिंकन माइकल से ड्रेन होल के जरिए बात करता है और माइकल को हौसला देते हुए कहता है कि हम जल्दी ही इस जेल से बाहर निकल जाएंगे। तभी हम माइकल के बाकी साथियों को देखते हैं। कनॉट सुक्रे को कहता है कि अभी तुम्हें अपने दीवार के पीछे बने होल में से जाकर सेंट लुइस बिल्डिंग में जाना होगा और उस गड्ढे को भरना होगा। सुक्रे ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसने सेंट लुइस बिल्डिंग में जाकर उस गड्ढे को भर दिया तो वो उसी बिल्डिंग में रह जाएगा, वापस अपनी बिल्डिंग में नहीं पहुंच पाएगा। फिर उसको अपने सेल में वापस आने के लिए जेल के बीच में बने सीवर एरिया में जाना होगा। उसी रास्ते से वो वापस अपने सेल में आ सकता है। और अगर वो जेल के बीच में बने सीवर में जाएगा तो उसके पकड़े जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए सुक्रे इतना बड़ा रिस्क लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन कनॉट तो सुक्रे को किसी भी हालत में बार बार सेंट लुइस बिल्डिंग में जाने के लिए फोर्स करता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद सुक्रे और बाकी के कैदी भी अपने अपने सेल में आ जाते हैं। तभी सुक्रे की नजर उसी लेडी बॉय पर पड़ती है और फिर वो जल्दी से टी बैग के पास जाता है। फिर वो अपने प्लान के मुताबिक टी बैग को कहता है कि तुम्हें मुझे उस लेडी बॉय की पैंटी लाकर देनी होगी। फिर टी बैग भी उस लेडी बॉय की पैंटी लेने के लिए मान जाता है और सीधा उसके पास चला जाता है। फिर वो उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है और कुछ ही देर में वो सुक्रे को उस लेडी बॉय की पैंटी लाकर दे देता है। फिर रात को सुक्रे अपने सेल के पीछे वाले रास्ते में चला जाता है और सीवर पाइप से होता हुआ सेंट लुइस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। फिर जल्दी से वो उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करने लगता है, लेकिन हड़बड़ाहट में सुक्रे के हाथ से एक बाल्टी नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से शोर हो जाता है। उस समय एक गार्ड उसी बिल्डिंग के बाहर से गुजर रहा था और वो भी उस शोर को सुन लेता है। फिर जैसे ही गार्ड बिल्डिंग के अंदर आता है तो उस बिल्डिंग के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सुक्रे छुप गया था। फिर गार्ड के जाने के बाद सुक्रे दोबारा से उस गड्ढे को भरने के काम में लग जाता है। फिर जैसे ही गड्ढा भरता है, सुक्रे बिल्डिंग से निकलकर जेल के बीच में बने सीवर तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीवर के अंदर जाने से पहले ही टावर के गार्ड्स उसको देख लेते हैं। फिर सुक्रे को बेलिक के पास लाया जाता है। बेलिक सुक्रे को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जेल से भागने के जुर्म में तुम्हारी सजा 10 साल बढ़ सकती है। फिर सुक्रे बेलिक को कहता है कि आज मैं सेल में जाने की बजाय बाहर पार्क में ही रुक गया था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड उस तरफ से मेरे लिए कुछ भेजने वाली थी। फिर दूसरा गार्ड सुक्रे की जांच पड़ताल करने लगता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं सुक्रे ने बाहर से ड्रग्स वगैरह मंगवाए हैं। लेकिन सुक्रे के पास से उनको एक पैंटी मिलती है, जिसको देखकर बेलिक बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि बेलिक को लग रहा था कि सुक्रे ने एक पैंटी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। फिर वो लोग सुक्रे को भी सैनिटरी सेल के अंदर डाल देते हैं। तभी हम दोबारा से माइकल को देखते हैं। वो अपनी टी शर्ट को फाड़कर असाइलम के नीचे का ब्लूप्रिंट बनाने लगता है, लेकिन माइकल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब माइकल की दिमागी हालत भी खराब होती जा रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर दीवार पर मुक्का मारने लगता है, जिस वजह से माइकल के हाथ से खून निकलने लगते हैं। अब लिंकन भी दूसरे कमरे से माइकल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल लिंकन की हर एक बात को इग्नोर कर रहा था। तभी कुछ देर बाद लिंकन और सुक्रे दोनों माइकल को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए लिंकन एक गार्ड से माइकल को चेक करने के लिए कहता है। गार्ड जैसे ही माइकल के सेल के अंदर देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। जल्दी से डॉक्टर सारा को वहां पर बुला लेता है। सारा देखती है कि माइकल की दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो गई है और वो चेक करती है कि पूरी दीवार पर माइकल का खून लगा हुआ है और माइकल के मुंह से लार भी टपक रही है। तभी ऐन मौके पर वहां पर वार्डन हेनरी भी आ जाता है और वो भी माइकल की हालत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ कनॉट और उसके साथी देखते हैं कि सेंट लुइस बिल्डिंग में कारपेट लगाने के लिए बाहर से वर्कर आ गए हैं। इस समय डेविड भी उनको ही देख रहा था। फिर उसको कनॉट और बाकी के लोगों पर शक हो जाता है, क्योंकि वो लोग कारपेट के काम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे थे। तभी बेलिक डेविड को अपने पास बुलाता है और इस बार डेविड बेलिक को कहता है कि सेंट लुइस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सभी वर्कशॉप वाले कैदी कारपेट के काम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे थे। अब डेविड की बात सुनकर बेलिक को भी शक हो जाता है कि सेंट लुइस बिल्डिंग में जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसलिए बेलिक जल्दी से बिल्डिंग में जाता है और उस बिल्डिंग का फ्लोर चेक करने लगता है, लेकिन बेलिक को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। अगले सीन में हम एलजे को देखते हैं,
वो इंटरनेट पर पोल के असली नाम को डालकर उसके बारे में सर्च कर रहा था। फिर रिजल्ट में उसको पोल का एड्रेस मिल जाता है और उसका पर्सनल नंबर भी। फिर एलजे पोल के नंबर पर कॉल करता है और उसकी आवाज सुनता है। फिर उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि फोन पर पोल ही बोल रहा है। फिर एलजे पोल के एड्रेस को देखकर उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उस वक्त पोल अपने घर पर ही नहीं था। इसलिए एलजे पोल के घर की खिड़की तोड़कर उसके घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन पोल की एक नेबर एलजे को पोल के घर में घुसते हुए देख लेती है। फिर एलजे पोल के घर के अंदर जाकर उसकी तलाशी लेने लगता है, लेकिन इतने में वहां पर पोल भी आ जाता है और जैसे ही पोल अपने घर के अंदर आता है, एलजे उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर पोल एलजे के हाथ में गन देखता है तो एलजे को गन साइड में रखने के लिए कहता है, लेकिन एलजे के अंदर पोल के लिए इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि वो पोल को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली पोल के गले से छूकर निकल जाती है। इतने में बाहर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि पोल की नेबर ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर एलजे पुलिस को देखकर उनके सामने सरेंडर कर देता है और पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में हम दोबारा से माइकल को देखते हैं और उसकी दिमागी हालत खराब हो जाने की वजह से उसको असाइलम में बाकी के मेंटली डिस्टर्ब कैदियों के पास भेज दिया जाता है, जहां पर माइकल अपने पुराने दोस्त हेवायर से मिलता है, जिसने माइकल की बॉडी पर बने ब्लूप्रिंट में जेल का पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया था और उसने उन ब्लूप्रिंट्स को पेपर पर भी बना लिया था। अब इस सीन से साफ हो जाता है कि माइकल अभी तक नाटक कर रहा था, क्योंकि उसको बस असाइलम में हेवायर के पास आना था। तभी माइकल हेवायर से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे शरीर पर बने ब्लूप्रिंट्स अभी भी याद है? लेकिन हेवायर ब्लूप्रिंट्स तो दूर की बात है, माइकल को भी नहीं पहचानता। ये देखकर माइकल हैरान हो जाता है और इसी के साथ 17वें एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। एपिसोड 18 में हम माइकल को असाइलम में हेवायर के साथ देखते हैं। माइकल हेवायर को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी हेवायर को माइकल के बारे में कुछ बातें याद आने लगती हैं। इसी दौरान एक नर्स हेवायर और माइकल के लिए दवाइयां लेकर आती है। हेवायर जल्दी से दवाई खा लेता है, लेकिन माइकल गोलियां खाने से साफ मना कर देता है। ये देखकर नर्स वहां एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जबरदस्ती माइकल को गोली खिला देता है। इसके बाद वो माइकल का मुंह भी चेक करता है, लेकिन डॉक्टर को माइकल के मुंह में दवाई नहीं मिलती। जैसे ही डॉक्टर वहां से चला जाता है, माइकल अपने मुंह से गोली निकालकर फेंक देता है। इसके बाद माइकल दोबारा हेवायर के पास जाता है और उससे ब्लूप्रिंट के बारे में पूछता है, लेकिन दवाई लेने के बाद हेवायर को जो थोड़ा बहुत याद आया था वो भी भूल जाता है। तभी माइकल हेवायर को एक दूसरे कमरे में लेकर जाता है और उसके मुंह में उंगली डालकर हेवायर से उल्टी करवा देता है, जिससे हेवायर ने जो भी दवाई खाई थी वो उल्टी के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद माइकल फिर से हेवायर को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हेवायर को कुछ भी याद नहीं आता। उसी समय एक गार्ड आता है और हेवायर को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हेवायर को अचानक याद आ जाता है कि माइकल के शरीर पर एक ब्लूप्रिंट था। हेवायर की ये बात सुनकर माइकल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हेवायर की याददाश्त वापस आ रही है। दूसरी तरफ हम बेलिक और एक गार्ड को देखते हैं। वो दोनों माइकल के सेल की नीलामी के बारे में सोचते हैं और माइकल का सेल $200 में किसी दूसरे कैदी को बेच देते हैं। वो कैदी देखता है कि माइकल के टॉयलेट से पानी लीक हो रहा है, इसलिए वो कैदी गार्ड से टॉयलेट ठीक करने के लिए कहता है। उस वक्त टी बैग भी माइकल के सेल के बाहर खड़ा था और माइकल के सेल की नीलामी होते हुए देख रहा था। फिर उसको टॉयलेट की टेंशन होने लगती है। फिर वो जल्दी से सी नोट और चार्ली के पास जाता है और बताता है कि बेलिक और उसके साथी गार्ड ने मोजो नाम के एक कैदी को माइकल का सेल $200 में दे दिया है और माइकल का टॉयलेट भी लीक हो रहा है, इसलिए कल बाहर से कुछ लोग टॉयलेट ठीक करने के लिए आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो कल हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन सी नोट टी बैग की बात ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वो टी बैग से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं उस गार्ड को इससे ज्यादा पैसे देकर वो सेल खुद खरीद लूंगा। इतना कहने के बाद सी नोट सीधे उस गार्ड के पास जाता है और कहता है कि मैं माइकल के सेल के तुम्हें $500 दूंगा, इसलिए वो सेल मुझे दे दो। गार्ड भी $500 में सी नोट को सेल देने के लिए मान जाता है। इसके बाद सी नोट एक कैदी के पास जाता है और उसको कल तक अपने सारे रुपये लौटाने को कहता है। वो कैदी भी कल तक पैसे देने के लिए मान जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम लिंकन को देखते हैं। लिंकन के पास वेरोनिका की कॉल आती है। वेरोनिका लिंकन को बताती है कि एलजे को पॉल पर गोली चलाने के जुर्म में पकड़ लिया गया है और साथ ही उस पर अपने माता पिता की हत्या का इल्जाम भी लगा है।
ये सुनकर लिंकन काफी परेशान हो जाता है। वो वेरोनिका से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह एलजे को इस मुसीबत से निकालना होगा। वेरोनिका भी एलजे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके हिसाब से एलजे पर मर्डर के चार्ज लगे थे, इसलिए एलजे को जेल की सजा से बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद फिर से सीन बदलता है और हम पॉल को देखते हैं। पॉल अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा होता है, तभी कुछ गाड़ियां आकर पॉल का रास्ता रोक लेती हैं। इसी दौरान एक गाड़ी से समांथा बाहर निकलती है और पॉल से कहती है कि अब तुम्हें सीक्रेट सर्विस एजेंट की नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि तुम्हें एक 16 साल के बच्चे ने ढूंढ लिया था। दरअसल समांथा एलजे की बात कर रही थी। अब क्योंकि एलजे ने पॉल को शूट किया था और उस वक्त वहां पुलिस भी आ गई थी, इसलिए आगे चलकर पुलिस पॉल से दोबारा संपर्क कर सकती थी। अब क्योंकि पुलिस ने एलजे को पॉल के घर से पकड़ा था, इसलिए समांथा कोई गड़बड़ नहीं चाहती थी, इसलिए वो पॉल को उसकी नौकरी से फायर कर देती है। दूसरी तरफ हम सी नोट को देखते हैं। अगले दिन जब सी नोट अपने साथी कैदी से पैसे लेने जाता है, तो वो कैदी पैसे देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अब सी नोट माइकल और उसके गोरे साथियों के साथ रहने लगा था और ये बात सी नोट के ब्लैक साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुस्से में आकर सी नोट सामने वाले कैदी पर हमला कर देता है। ये देखकर उस कैदी के दोस्त भी मिलकर सी नोट को मारने लगते हैं। सी नोट की काफी बुरी हालत कर देते हैं। इसके बाद सी नोट टी बैग और चार्ली के पास आता है। वो उन्हें बताता है कि उन ब्लैक कैदियों ने पैसे देने से साफ मना कर दिया है। तभी टी बैग किचन में बैठे कुछ कैदियों को देखता है जिनके हाथ में ताश के पत्ते होते हैं। टी बैग सी नोट से कहता है कि मैं जुआ खेलकर पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले $50 चाहिए। इसी दौरान चार्ली एक गार्ड के साथ अपनी बाइबल लेने के लिए माइकल के सेल में जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले चार्ली ने माइकल को उस बाइबल में $100 दिए थे। चार्ली वो $100 वापस ले आता है और टी बैग को दे देता है। उन $100 को लेकर टी बैग सी नोट के पास आता है और सी नोट से कहता है कि इस ताश के गेम में तुम भी मेरी मदद करोगे। इसके बाद सी नोट और टी बैग दोनों किचन में जुआ खेलने चले जाते हैं। गेम के दौरान सी नोट और टी बैग चीटिंग करके काफी पैसे जीत लेते हैं। इतने पैसे माइकल का सेल खरीदने के लिए काफी होते हैं। इसके बाद सी नोट जल्दी से उसी गैरी नाम के गार्ड के पास जाता है और गैरी को $500 देता है, लेकिन गैरी सी नोट से $200 और मांग लेता है जो सी नोट के पास नहीं होते। इसलिए सी नोट गैरी को चार्ली का एक लॉकेट दे देता है। उस लॉकेट के अंदर चार्ली की बेटी की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन लॉकेट लेने के बाद भी गैरी सी नोट और चार्ली को माइकल का सेल देने से साफ मना कर देता है और उनके सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी सीन बदलता है और हम माइकल को देखते हैं। एक नर्स माइकल के पास आकर उसे दवाइयां देकर चली जाती है। माइकल दवाइयां चुपचाप ले लेता है, लेकिन नर्स के जाते ही माइकल उन दवाइयों को अपने मुंह से निकालकर फेंक देता है। उसी समय नर्स हेवायर को भी दवाइयां देती है। हेवायर भी एक कमरे में जाकर अपने मुंह में उंगली डालता है और उलटी कर देता है, जिससे उसकी दवाइयां भी उलटी के साथ बाहर आ जाती हैं। अब हेवायर को माइकल की पीठ पर बने ब्लूप्रिंट के बारे में भी याद आ जाता है। इसके बाद माइकल हेवायर को एक सेल में ले जाता है। वो अपना जला हुआ निशान दिखाकर हेवायर से कहता है कि मेरी पीठ पर बने टैटू को पूरा करो। तभी माइकल वहां लॉन्ड्री बॉय को देखता है। माइकल लॉन्ड्री बॉय को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि सुकर को मैसेज दे देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रास्ता खोज रहा हूँ। इतना कहने के बाद जैसे ही माइकल वापस हेवायर के पास जाने लगता है, लॉन्ड्री बॉय माइकल का जला हुआ निशान देख लेता है। तभी उसे याद आता है कि जो गार्ड की ड्रेस सुकर ने उसे दी थी वो ठीक इसी जगह से जली हुई थी, लेकिन लॉन्ड्री बॉय माइकल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। कुछ देर बाद हेवायर एक कागज के पन्ने पर असाइलम के नीचे का ब्लूप्रिंट बना देता है, लेकिन तभी हेवायर को ये भी याद आ जाता है कि कैसे माइकल ने उसे अपने सेल से बाहर निकालकर इस असाइलम में भेज दिया था। इसके बाद हेवियर माइकल से कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम इस जेल से भागने की योजना बना रहे हो, इसलिए मुझे अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता दो। हेवायर की बात सुनकर माइकल उसे बताता है कि हम कुछ ही दिनों में इस जेल से भागने वाले हैं। हम इसी असाइलम के नीचे की सीवर पाइप से मेडिकल रूम तक पहुंचेंगे और फिर वहां से जेल की दीवार लांघकर जेल से फरार हो जाएंगे। इसके बाद माइकल हेवायर से कहता है कि अब तुम्हें मुझे इस असाइलम से बाहर निकलने में मदद करनी होगी और फिर मैं तुम्हें अपने प्लान में शामिल कर लूंगा। हेवायर माइकल पर भरोसा कर लेता है और उसे अपने बनाए हुए ब्लूप्रिंट्स दे देता है। सीन बदलता है और हम निक को देखते हैं। निक एक दुकान पर केविन के फोन का चार्जर लेने जाता है
वहीं पर निक की मुलाकात अपने बॉस से हो जाती है, जिसके कहने पर निक वेरोनिका पर नजर रख रहा था, लेकिन निक अपने बॉस को वेरोनिका के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये देखकर निक का बॉस गुस्सा हो जाता है। फिर वो निक को अपना काम ढंग से करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन फिर बदलता है और हम पॉल को वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में देखते हैं। पॉल वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि समांथा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है और मेरे बिना आप कभी भी लिंकन को जमीन के नीचे नहीं दबा पाओगे। वाइस प्रेसिडेंट को पॉल की बात कहीं ना कहीं सही लगती है, इसलिए वो पॉल को दोबारा काम पर रख लेती है। दूसरी तरफ लिंकन के सेल में वार्डन हेनरी आता है। हेनरी लिंकन को बताता है कि तुम्हारी एल जैसे मिलने की पिटीशन मंजूर हो गई है और अब तुम पूरे 1 घंटे के लिए अपने बेटे से मिलने जा रहे हो। ये सुनकर लिंकन काफी खुश हो जाता है। तभी हम लॉन्ड्री बॉय को देखते हैं। वो कपड़े लेने के बहाने शुक्र के पास पहुंच जाता है और शुक्र को माइकल का दिया हुआ मैसेज बता देता है। साथ ही लॉन्ड्री बॉय शुक्र से कहता है कि मैंने देखा है कि माइकल की पीठ पर ठीक उसी जगह जला हुआ निशान है जहां से गार्ड की ड्रेस भी जली हुई थी, इसलिए तुम मुझे जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन शुक्र लॉन्ड्री बॉय को कुछ भी नहीं बताता। इसी दौरान लिंकन शुक्र और लॉन्ड्री बॉय की बात सुन लेता है। फिर वो लॉन्ड्री बॉय को अपने पास बुलाता है और अपने पूरे प्लान के बारे में बता देता है। लिंकन के प्लान के मुताबिक लॉन्ड्री बॉय सीधे चार्ली, सी नोट और टी बैग के पास जाता है और चार्ली को भी लिंकन के प्लान के बारे में बता देता है। इस प्लान के अनुसार चार्ली को गार्ड गैरी के लॉकर में उसकी जली हुई ड्रेस रखकर आनी थी। फिर चार्ली लिंकन के प्लान के मुताबिक गैरी के लॉकर में उसकी फटी हुई ड्रेस रख आता है। इसके बाद लॉन्ड्री बॉय सीधे माइकल के पास जाता है और माइकल से कहता है कि लिंकन ने कहा है कि तुम वार्डन हेनरी के पास जाकर अपनी पीठ जलाने के इल्जाम में गैरी को फंसा दो। माइकल ठीक ऐसा ही करता है। वो सीधे हेनरी के पास जाता है और हेनरी से कहता है कि गार्ड गैरी ने मेरी पीठ जलाई है क्योंकि वो जेल के बाकी कैदियों से रिश्वत लेता है। उसने मुझसे भी रिश्वत मांगी थी, ये सोचकर कि मैं अमीर हूँ, लेकिन जब मैंने उसे रिश्वत नहीं दी तब उसने मुझे किसी चीज से जला दिया। माइकल की बात सुनकर हेनरी तुरंत गैरी के लॉकर को चेक करने चला जाता है। लॉकर के अंदर हेनरी को कुछ पैसे मिलते हैं, साथ ही चार्ली का लॉकेट भी मिल जाता है और उसी लॉकर में हेनरी को गैरी की जली हुई ड्रेस भी मिल जाती है। ये सब देखकर हेनरी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता और वो गार्ड गैरी को नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं। वो वापस अपने सेल में आ जाता है। उस वक्त चार्ली भी उसी सेल में बैठा हुआ होता है। माइकल चार्ली को उसका लॉकेट वापस दे देता है। लॉकेट देखकर चार्ली काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये लॉकेट चार्ली को उसकी बेटी के जन्म पर उसकी पत्नी ने दिया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए चार्ली के पास उसकी पत्नी की ये आखिरी याद बची है। एपिसोड के आखिरी सीन में हम लिंकन को एक वैन में देखते हैं। तभी एक ट्रक और लिंकन की वैन के बीच जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे लिंकन वाली वैन पलट जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 19th एपिसोड में हम लिंकन को देखते हैं। लिंकन एक्सीडेंट की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसके साथ वाले गार्ड्स भी मारे गए थे। तभी रोड पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसके अंदर से पॉल उतरता है। पॉल लिंकन के पास आकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोड पर एक और गाड़ी आकर रुकती है और उसके अंदर से एक हैट वाला आदमी निकलता है। पॉल उस आदमी को देखकर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो लिंकन की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वो हैट वाला आदमी पॉल पर एक फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देता है, जिससे पॉल बेहोश हो जाता है। फिर वो हैट वाला आदमी लिंकन को अपने साथ ले जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लिंकन के डैड थे। अगले सीन में हम शुक्रे को देखते हैं। अब वो भी वापस सैनिटरी से जेल में आ गया था, जिसको देखकर माइकल और उसके साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर माइकल सभी को बताता है कि मुझे असाइलम के नीचे से रास्ते का ब्लूप्रिंट मिल गया है। अब हमें इस जेल से भागने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी सिर्फ एक कड़ी बची है। हमें इस जेल से भागने के लिए मेडिकल रूम की चाबी चाहिए, जो कि सिर्फ मेडिकल स्टाफ के पास ही रहती है। तभी माइकल और उसके साथी देखते हैं कि अब जॉन भी बिल्कुल ठीक होकर फोक्स रिवर जेल में वापस आ गया है। अब जॉन को देखकर माइकल तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जॉन माइकल के प्लान के मुताबिक एक प्राइवेट प्लेन का इंतजाम करने वाला था। लेकिन टी बैग जॉन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि टी बैग ने ही एक ब्लेड से जॉन का गला काट दिया था और अब टी बैग को लग रहा था कि जॉन उससे जरूर बदला लेगा। फिर माइकल जॉन के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम अभी भी हमारे एस्केप प्लान में शामिल हो। माइकल की बात सुनकर जॉन कहता है कि मैंने आज तक जितने भी बुरे काम किए हैं उनका पश्चाताप मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस जेल में फंसा हुआ हूँ, इसलिए अब मैं इस जेल से भागना चाहता हूँ। माइकल भी जॉन की बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है।
दूसरी तरफ बेलिक वार्डन के ऑफिस में जाकर उसको लिंकन के गायब होने की खबर देता है, जिसके कारण हेनरी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी वार्डन हेनरी अपने सीनियर को इस बात के बारे में बताने का फैसला करता है, लेकिन बेलिक हेनरी को ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने ऊपर लिंकन के भागने की खबर दी तो हम सभी की नौकरी चली जाएगी, इसलिए तुम मुझे कुछ घंटे दो, मैं लिंकन को पकड़कर वापस जेल में ले आऊंगा। अब हेनरी भी बेलिक पर भरोसा कर लेता है और अपने सीनियर को लिंकन के गायब होने की खबर नहीं देता। फिर बेलिक जल्दी से एक्सीडेंट स्पॉट पर जाता है, जहां पर बेलिक को पॉल मिलता है। बेलिक पॉल से एक्सीडेंट के बारे में कुछ सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल बेलिक की बात का अच्छे से जवाब नहीं देता और वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल अपने चेकअप के लिए मेडिकल रूम के बाहर खड़ा था, जो कि लॉक था। तभी वहां पर सारा आ जाती है और अपने पास रखी चाबी से मेडिकल रूम को खोलकर माइकल को मेडिकल के अंदर ले जाती है। अब माइकल को पता चल गया था कि सारा के पास मेडिकल रूम की चाबी है, इसलिए जब सारा माइकल के पास उसके घाव पर दवा लगाने के लिए आती है तो चाबी लेने के बहाने माइकल सारा को किस कर देता है, लेकिन किस करते करते वो इतना ज्यादा खो जाता है कि वो सारा की जेब से चाबी निकालना ही भूल जाता है। फिर माइकल डेविड के पास जाता है, जो कि अपने नए सेलमेट से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि उसका नया सेलमेट भी टी बैग की तरह घटिया सोच वाला है। फिर माइकल डेविड को कहता है कि क्या तुम फिर से मेरे लिए चोरी कर सकते हो, लेकिन इस बार डेविड माइकल के लिए चोरी करने से इनकार कर देता है, क्योंकि जब डेविड ने पिछली बार चोरी की थी तो उसी की सजा के चक्कर में डेविड को एक घिनौने कैदी के साथ बंद कर दिया गया। अब माइकल को भी डेविड की इस हालत को देखकर काफी बुरा लगता है। फिर माइकल जेल के फोन से निका के पास कॉल करता है और उससे दोबारा हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार निका माइकल की हेल्प करने से इनकार कर देती है, क्योंकि पिछली बार भी जब निका ने माइकल की हेल्प की थी तो बेलिक निका का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था, इसलिए अब निका और कोई भी नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो माइकल का फोन काट देती है। अगले सीन में हम लिंकन को देखते हैं। जब लिंकन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर देखता है, जैसे कि वो जगह किसी कबाड़ के बीच में बनाई गई हो। तभी वहां पर लिंकन के डैड आ जाते हैं। फिर लिंकन अपने डैड से पूछता है कि आखिर आप मेरी लाइफ में अचानक से कैसे आ गए। फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि जो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैं पहले ही काम कर चुका हूँ। दरअसल ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरे अमेरिका को कंट्रोल करती है और पूरा अमेरिका उनके ही हिसाब से चलता है, जैसे कि कौन कौन से देशों के साथ युद्ध लड़ना है, या प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कौन बैठेगा, या फिर कौन कौन से कानून पास होने चाहिए और कौन कौन से रद्द होने चाहिए। लेकिन मुझे उस कंपनी के कुछ काली सच्चाइयों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी और वो लोग तब से लेकर आज तक मुझे ही ढूंढ रहे हैं और मुझे ही नीचे गिराने के लिए वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि मैं उनके काले कारनामों के बारे में किसी को बता ना दूं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर मैं उनके बारे में किसी को बता भी दूंगा तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि जिसका बेटा जेल में बंद है जरूर उसका बाप भी वैसा ही होगा। और वो लोग एक बात अच्छे से जानते थे कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं अपने बिल से बाहर जरूर आऊंगा ताकि वो लोग मुझे पकड़ लें। लिंकन ये बात जानकर काफी हैरान हो जाता है। तभी लिंकन के डैड उसको कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। दूसरी तरफ माइकल सारा को जेल से जाते हुए देख रहा था, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर सारा को पता चल गया कि माइकल उसके प्यार का फायदा उठा रहा है तो ये बात जानने के बाद सारा माइकल को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ जॉन फिर से टी बैग के सेल में जाता है, लेकिन अब की बार टी बैग जॉन को देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जॉन उससे बदला लेने के लिए आया है। लेकिन टी बैग ने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। जॉन टी बैग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मुझे और तुम्हें इसके बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए और दोस्ती की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। टी बैग भी जॉन के साथ हाथ मिला लेता है, लेकिन अभी भी उसको जॉन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। दूसरी तरफ बेलिक दोबारा से वार्डन हेनरी के पास जाता है और लिंकन को ढूंढने के लिए 2 घंटे और मांगता है। अब क्योंकि पहले से ही 2-2.5 घंटे बीत चुके थे, इसलिए हेनरी उसको कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे ही दूंगा। अगर तुमने इन 2 घंटों के अंदर लिंकन को नहीं ढूंढा तो ना चाहते हुए भी मुझे प्रेस वालों को बुलाकर बारे में बताना ही पड़ेगा। अब बेलिक भी लिंकन को ढूंढने के लिए जेल से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास डेविड आता है। डेविड बेलिक से अपना सेल बदलने के लिए कहता है, लेकिन बेलिक डेविड की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर जब डेविड वापस से अपने सेल में जाता है तो उसका सेल में डेविड का फायदा उठाने की कोशिश करता है। फिर डेविड भी तंग आकर एक ब्लेड से उसका प्राइवेट पार्ट काट देता है। अगले सीन में हम सारा को देखते हैं। जब सारा जेल से अपना काम खत्म करके जा रही थी तो उससे मिलने के लिए निका आती है। अब निका को देखते ही सारा उसको पहचान जाती है कि ये माइकल की वाइफ है।
जो कुछ वक्त पहले जेल में माइकल से मिलने के लिए आई थी। फिर निका सारा को कहती है कि मैं तुमसे माइकल के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। फिर वो सारा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और बताती है कि माइकल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरी भी बहुत हेल्प की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो किसी गलत रास्ते में फंस गया है और वो जेल में कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। निका की बात सुनकर सारा थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर वो माइकल की प्लानिंग के बारे में और जानने की कोशिश करती है। अब निका को भी समझ में आ गया था कि माइकल ने अब तक प्लान के बारे में सारा को कुछ भी नहीं बताया, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं बताती और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। निका के वहाँ से जाते वक्त सारा निका से उसका फोन नंबर भी मांगती है, लेकिन निका सारा को अपना फोन नंबर नहीं देती। फिर नेक्स्ट डे निका माइकल से मिलने के लिए जेल में जाती है और उसको मेडिकल रूम की चाबी दे देती है, जो कि उसने सारा के बैग से चुराई थी। दरअसल कल जिस काम के लिए माइकल ने निका को कॉल किया था, निका ने माइकल का वो काम कर दिया था। फिर निका माइकल को कहती है कि मैंने तुम्हारा ये आखिरी काम करके तुम्हारे सभी एहसान चुका दिए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। और इतना कहने के बाद निका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ब्लॉग में हम टी बैग को देखते हैं। वो एक चाकू लेकर जॉन को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी सी नोट उसको रोक लेता है और कहता है कि जॉन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमें इस जेल से दूर ले जाने के लिए एक प्लेन का इंतजाम कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें जॉन को बिल्कुल भी नहीं मारने दूंगा। फिर सी नोट टी बैग का चाकू अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ लिंकन और उसके डैड दोनों जंक यार्ड से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनको ढूंढते हुए वहां पर पॉल भी आ जाता है। पॉल को देखकर लिंकन और उसके डैड छुप छुप कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जंक कार्स में से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो पुलिस भी लिंकन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है। अब पुलिस के आने से लिंकन और उसके डैड की मुसीबत और बढ़ गई थी, लेकिन लिंकन के डैड जंक यार्ड के सारे सीक्रेट रास्ते जानते थे। फिर जैसे ही लिंकन के डैड जंक यार्ड से निकलने की कोशिश करते हैं, पॉल लिंकन को देख लेता है, लेकिन उसकी नजर लिंकन के डैड पर नहीं जाती। अब पॉल लिंकन को शूट करने ही वाला था, तभी बेलिक भी लिंकन को देख लेता है, लेकिन तभी पॉल पुलिस वालों को देखकर जल्दी से छुप जाता है और पुलिस वाले लिंकन को पकड़ लेते हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि पुलिस वालों को और पॉल को किसी को भी लिंकन के डैड के बारे में पता नहीं चलता। अगले सीन में हम देखते हैं सारा मेडिकल रूम में अपनी चाबी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी सारा को निका के बारे में याद आता है और वो अंदाजा लगा लेती है कि जरूर निका ने ही उसके मेडिकल रूम की चाबी चुरा ली होगी, इसलिए वो जल्दी से अपना शक दूर करने के लिए कैदियों से मिलने के लिए आए लोगों की लिस्ट चेक करती है, जिसके अंदर सारा निका का नाम भी देख लेती है, जो कि माइकल से आज सुबह जेल में मिलने के लिए आई थी। फिर सारा समझ जाती है कि जरूर सारा ने मेडिकल रूम की चाबी चुराकर माइकल को लाकर दी होगी, और ये जानकर सारा को माइकल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ माइकल से मिलने के लिए सुक्रे आता है और बताता है कि डेविड ने अपने नए सेलमेट का प्राइवेट पार्ट काट दिया है और इस समय उसका सेलमेट हॉस्पिटल में है, और जैसे ही वो वापस जेल में आएगा वो डेविड को मार डालेगा। सुक्रे की बात सुनकर माइकल को डेविड की काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि वो डेविड को ऐसे मरने नहीं दे सकता था। फिर जब माइकल जेल के पार्क में जाता है तो उसको वहाँ पर जॉन मिलता है। फिर वो माइकल को कहता है कि तुम मुझे फिबोनाची के बारे में बता दो, क्योंकि अब मैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस उसके साथ बात करके हमारे बीच में जो भी गलतफहमी है उनको दूर करना चाहता हूँ। लेकिन माइकल तो इस बार भी जॉन पर भरोसा नहीं करता। फिर जॉन जेल के फोन से निक के पास कॉल करता है और हमें पता चलता है कि निक जॉन के लिए ही काम किया करता था। फिर जॉन निक से वेरोनिका को किसी जगह पर लाने के लिए कहता है, क्योंकि उनका प्लान उसको किडनैप करने का था, लेकिन वेरोनिका को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। दूसरी तरफ माइकल डेविड के पास जाता है और उस पर भरोसा करके अपने एस्केप प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड भी माइकल को विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर माइकल इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए मेडिकल रूम में सारा के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर सारा की असिस्टेंट आती है, जिसको सारा की खोई हुई चाबी मिल गई थी। दरअसल माइकल ने दोबारा से उस चाबी की एक कॉपी बनाकर उसको वापस सारा के ऑफिस में रखवा दिया था, लेकिन सारा को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने मेडिकल रूम का लॉक बदलवाने के लिए एक आदमी को बुलाया था, जिसको देखकर माइकल काफी ज्यादा शौक में रह जाता है, क्योंकि जो चाबी माइकल के पास थी लॉक बदलने के बाद वो चाबी उसके किसी भी काम की नहीं रहेगी। अगले सीन में हम लिंकन को देखते हैं, जिसको बेलिक दोबारा से फोक्स रिवर जेल के अंदर ले आया था। फिर हेनरी लिंकन को दोबारा से 24 घंटे के लिए सैलिटरी जेल के अंदर डालने का ऑर्डर देता है। तभी डेविड बेलिक के पास आता है और उसको माइकल के एस्केप प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है और उसको सेंट लुइस बिल्डिंग वाले गड्ढे के बारे में भी बता देता है। फिर जैसे ही बेलिक को एस्केप प्लान की खबर मिलती है तो वो जल्दी से सेंट लुइस बिल्डिंग में चला जाता है और फ्लोर को हथौड़े से तोड़ने लगता है। फिर बेलिक को माइकल का बनाया हुआ गड्ढा मिल जाता है, जिसको देखने के बाद बेलिक की आंखें फटी की
की फटी रह जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 20वें एपिसोड में हम बेलिक को देखते हैं, जिसको सेंट लुइस में खोदा हुआ गड्ढा मिल गया था। लेकिन तभी वहां पर चार्ली आ जाता है और बेलिक और चार्ली में हाथापाई होने लगती है, क्योंकि चार्ली नहीं चाहता था कि इस गड्ढे के बारे में बाहर किसी को पता चले। फिर वो बेलिक के सिर पर एक फावड़े से हमला कर देता है, जिस वजह से बेलिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी हाथापाई के बीच चार्ली के पेट में भी एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है। फिर चार्ली कुछ ना कुछ करके उसको अपने पेट से बाहर निकाल लेता है। तभी हम माइकल और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि आज से 3 दिन बाद यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर माइकल लॉन्ड्री बॉय को एस्केप करने के लिए सभी कैदियों के लिए गार्ड की ड्रेस अरेंज करने के लिए कहता है। जिस समय ये सभी प्लान बना ही रहे थे, तभी उनके पास चार्ली आ जाता है और माइकल को कहता है कि हमें आज ही यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने हमारे प्लान के बारे में बेलिक को बता दिया है और बेलिक ने हमारे सेंट लुइस वाले गड्ढे को भी ढूंढ लिया है। अब माइकल चार्ली की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी चार्ली माइकल को कहता है कि मैंने बेलिक को बांधकर उसी गड्ढे में सीवर पाइप में फेंक दिया है, इसलिए जब तक बाकी के गार्ड्स को बेलिक के गायब होने का पता चलेगा, तब तक हमें यहाँ से निकलना होगा। चार्ली की बात सुनकर माइकल अपने प्लान में बदलाव कर देता है और सभी को कहता है कि हम आज रात ही डिनर के बाद मेरे सेल वाले रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सीनोट और बाकी के लोग आज यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आज निकलना खतरे से खाली नहीं है। फिर उनकी बात सुनकर माइकल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर हम आज नहीं निकले तो कल सुबह तक अपनी सजा में 10 साल जोड़ लेना, क्योंकि कल सुबह तक उस गड्ढे के बारे में सभी को पता चल जाएगा और शक सीधा हम पर आएगा, क्योंकि हमने ही वहां पर काम किया था। सीनोट और बाकी के लोगों को माइकल की बात में दम लगता है, इसलिए वो भी माइकल के साथ आज रात ही जेल से निकलने का प्लान बना लेते हैं। अगले सीन में हम निक और वेरोनिका को देखते हैं। वेरोनिका को अपने एक सोर्स से पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने अपने भाई सिडमैन के पैसों से ब्लैकफुट मोंटाना नाम की एक जगह पर एक बड़ा सा घर खरीदा है। इसलिए वेरोनिका उस घर में जाकर देखना चाहती थी कि आखिर वहां पर कौन रहता है, इसलिए वो निक को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी हम माइकल को देखते हैं, वो और सीनोट दोनों ही दोपहर का खाना लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहां के गार्ड बेलिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आज आने में काफी लेट हो गया था और वो कभी भी लेट नहीं होता। ये बात सुनकर माइकल समझ जाता है कि उनको अब और भी जल्दी करके अपने प्लान को अंजाम देना होगा। फिर माइकल डेविड के पास जाता है और बताता है कि हम आज रात ही मेरे सेल से निकलकर इस जेल से भागने वाले हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहना। दरअसल माइकल अभी भी डेविड को इस जेल में बाकी के दरिंदों के बीच में नहीं छोड़ना चाहता था। फिर माइकल सारा के पास मेडिकल रूम में जाता है और कहता है कि मैं आज लिंकन के साथ इस जेल से भागने वाला हूँ और इस काम में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मैं मेरी गलती की सजा लिंकन को नहीं देना चाहता। माइकल की बात सुनकर सारा माइकल को कहती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। फिर माइकल सारा को कहता है कि पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब लास्ट तक आते आते मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मुझे तुम्हें भी इस प्लान के अंदर लेना पड़ा। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब लिंकन को बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो बेकसूर है। माइकल की बात सुनकर सारा को उस पर और भी गुस्सा आ जाता है। तभी माइकल सारा को कहता है कि आज तुम मेडिकल रूम से जाते वक्त दरवाजे को लॉक मत करना। लेकिन सारा माइकल की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जॉन अपने आदमी को प्लेन तैयार करने के लिए कहता है। जॉन अपने आदमी से सिर्फ 3 सीट वाला प्लेन ही तैयार करने को कहता है, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ माइकल और लिंकन को ही ले जाना चाहता था। फिर वो निक को फोन करके कहता है कि तुम वेरोनिका को आज प्लेन के पास लेकर आना। फिर जॉन फोन काटकर वर्कशॉप के काम पर चला जाता है, जहां पर उसके साथी पार्क साफ कर रहे थे। तभी डेविड एक गार्ड के पास जाता है और उसको बेलिक के बारे में पूछने लगता है। गार्ड डेविड को बताता है कि बेलिक आज जेल में नहीं आया, शायद आज उसको कोई काम होगा। तभी चार्ली भी डेविड को गार्ड से बात करते हुए देख लेता है, इसलिए वो डेविड को काम के बहाने अपने पास बुलाता है। फिर वर्कशॉप के सभी कैदी जब अपने लॉकर रूम में जाते हैं तो माइकल सभी को कहता है कि डेविड भी आज रात हमारे साथ भागने वाला है। लेकिन सीनोट और बाकी के लोग डेविड को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन माइकल किसी भी हालत में डेविड को जेल में छोड़कर नहीं जाने वाला था, इसलिए बाकी लोगों को भी माइकल की बात माननी पड़ती है। फिर जब माइकल और उसके साथी सेल में जा रहे थे तो उनको एक गार्ड रोक लेता है। वो वर्कशॉप के सभी कैदियों से पूछता है कि मैंने लॉकर रूम
में खून की कुछ बूंदें देखी थी। आखिर तुम लोगों के बीच चल क्या रहा है? फिर माइकल सिचुएशन को संभाल लेता है और अपने पास रखे चाकू से अपने अंगूठे पर कट लगा लेता है और गार्ड को अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि वो खून की बूंदें यहाँ से आई हैं। फिर गार्ड उन सभी को जाने देता है। फिर माइकल वहाँ से वार्डन के रूम में उस ताजमहल की रेप्लिका को पूरा करने के लिए चला जाता है और आज माइकल ताजमहल की रेप्लिका को पूरा कर देता है। ये देखकर वार्डन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो माइकल को कहता है कि आज तुम कुछ भी मांग सकते हो। वार्डन की बात सुनकर माइकल वार्डन से लिंकन से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वार्डन माइकल की बात मान लेता है और उसको लिंकन के सेल में भेज देता है। जब लिंकन माइकल को अपने सेल में देखता है को अपने डैड के बारे में बता देता है कि वो सच में जिंदा है, लेकिन माइकल लिंकन की कोई भी बात पर गौर नहीं करता। फिर वो लिंकन को बताता है कि हम आज ही रात जेल से भाग जाएंगे। माइकल की बात सुनकर लिंकन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब तक लिंकन सैनिटरी जेल में है तब तक लिंकन का भागना नामुमकिन है। लेकिन माइकल को खुद पर विश्वास था कि मैं कुछ भी करके लिंकन को सैनिटरी जेल से बाहर निकाल लूंगा। अगले सीन में हम सी नोट को देखते हैं। वो किचन में ब्लीच लेने के लिए आया था, क्योंकि भागने से पहले वो सभी अपने कपड़े ब्लीच में डालेंगे ताकि उनके कपड़े सफेद हो जाएं। जिस समय सी नोट ब्लीच ले रहा था तभी वहां पर वही कैदी आ जाता है जिसने सी नोट के पैसे देने से इनकार किया था। वो कैदी फिर से सी नोट को बुरा भला बोलने लगता है और ये देखकर सी नोट उस कैदी को पीटने लगता है और मार मार कर उस कैदी की हालत खराब कर देता है। इसके बाद वो सभी कैदी मिलकर अपने अपने सेल की बेडशीट को बहुत ही गंदा कर देते हैं ताकि स्नीफर्स डॉग को उनकी गंद ना मिले। तभी हम माइकल को देखते हैं। वो सुक्रे को अपने कपड़े ब्लीच में डालने के लिए कहता है। जैसे ही सुक्रे अपने कपड़े ब्लीच में डालता है तो वो सफेद हो जाते हैं। दरअसल माइकल का प्लान था कि उनमें से कुछ लोग सफेद कपड़े पहनकर असाइलम में जाएंगे, क्योंकि असाइलम में जो कैदी रहते हैं उन सभी के कपड़े सफेद हैं और सफेद कपड़ों के कारण इनको भी असाइलम में घुसने में आसानी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं आज वार्डन की एनिवर्सरी थी, इसलिए वो ताजमहल की रेप्लिका को अपने साथ घर पर ले जाने वाला था। फिर जैसे ही वो कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर ताजमहल के रेप्लिका को उठाने की कोशिश करता है, उसी वक्त ताजमहल की रेप्लिका बीच में से टूट जाती है। फिर ये देखकर वार्डन एक गार्ड को माइकल को बुलाने के लिए कहता है। फिर गार्ड जल्दी से माइकल के सेल में जाते हैं और उसको अपने साथ वार्डन के पास चलने को कहते हैं। तभी हम सारा को देखते हैं। वो अपने गवर्नर डैड के पास जाती है जो कि एक मीटिंग में बैठे हुए थे। गवर्नर सारा को देखकर अपनी मीटिंग छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। फिर सारा अपने डैड से पूछती है कि क्या मैंने आपको जो लिंकन के केस की फाइल दी थी आपने पढ़ी? लेकिन गवर्नर इस बारे में सारा को कुछ भी नहीं बताते। फिर जब सारा अपने डैड से जोर देकर पूछती है तो उसके डैड बता देते हैं कि मैंने लिंकन के केस की फाइल नहीं पढ़ी। अब ये बात जानकर सारा बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही एक आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया। फिर सारा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जेल में जॉन देखता है कि उनके ब्लॉक के गार्ड बेलिक के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक बेलिक जेल में नहीं आया। अगले सीन में हम निक और वेरोनिका को देखते हैं। जब वेरोनिका ब्लैकफुट मोंटाना में जाने के लिए घर से निकल रही थी तो निक वेरोनिका को गन पॉइंट पर ले लेता है और ब्लैकफुट जाने के बजाय अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब वेरोनिका समझ जाती है कि निक शुरू से ही उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था। फिर वेरोनिका निक को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, लेकिन निक वेरोनिका की एक भी बात पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ माइकल वार्डन के ऑफिस के बाहर बैठा था। तभी माइकल देखता है कि वार्डन को भी बेलिक के आज जेल में ना होने की खबर पता चल गई है और ये देखकर वार्डन बेलिक के घर पर फोन करता है, जहां से उसको पता चलता है कि बेलिक तो आज सुबह ही फोक्स रिवर जेल के लिए चला गया था। ये जानकर वार्डन को बेलिक की चिंता होने लगती है और फिर वार्डन माइकल को अपने ऑफिस में बुला लेता है और उसको ताजमहल की रेप्लिका दिखाता है। तभी माइकल भी हेनरी के सामने ताजमहल की रेप्लिका का एक छोटा सा हिस्सा रखता है। दरअसल माइकल ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो दोबारा से वार्डन के ऑफिस में आना चाहता था। तभी माइकल वार्डन हेनरी को चाकू दिखाते हुए कहता है कि आज मैं और लिंकन इस जेल से भाग रहे हैं और इस काम में आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। माइकल की बात सुनकर वार्डन हेनरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। एपिसोड 21 में हम माइकल को वार्डन हेनरी के ऑफिस में देखते हैं। माइकल वार्डन हेनरी को एक कुर्सी पर बांध देता है और चाकू दिखाकर हेनरी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करने होंगे। उसी वक्त एक गार्ड वॉकी टॉकी पर वार्डन हेनरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। माइकल हेनरी से कहता है कि उस गार्ड से बोलो कि मेरी बेलिक से बात हो गई है और बेलिक किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। डर के मारे वार्डन हेनरी गार्ड को ठीक वही बात बता देता है
जो माइकल ने कही थी। इसके बाद माइकल हेनरी से दूसरा काम करवाता है। माइकल कहता है कि सॉलिटरी सेल के गार्ड को ऑर्डर दो कि लिंकन को मेडिकल रूम में शिफ्ट कर दिया जाए और पूरी रात उसे वहीं रखा जाए। चाकू देखकर वार्डन हेनरी मजबूरी में सॉलिटरी सेल के गार्ड को लिंकन को मेडिकल रूम लाने का ऑर्डर दे देता है। जब हेनरी सारा काम कर देता है तो माइकल उसका मुंह भी बंद कर देता है और हेनरी से कहता है कि लिंकन को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसके बाद माइकल वार्डन हेनरी को उसी की अलमारी में बंद कर देता है। वहां से जाते वक्त माइकल वार्डन का फोन बिजी करके छोड़ देता है और बाहर जाकर वार्डन की असिस्टेंट से कहता है कि वार्डन एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर है, इसलिए कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। इतना कहकर माइकल वहां से चला जाता है। माइकल के जाने के बाद वार्डन की असिस्टेंट उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन लगातार बिजी आता है। इससे वो समझ जाती है कि वार्डन सच में कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं। चार्ली की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसके घाव से काफी खून बह चुका था, लेकिन फिर भी चार्ली अपने घाव पर एक और पट्टी लगा लेता है ताकि किसी को उसकी हालत के बारे में पता ना चले। तभी माइकल अपने सेल में लौट आता है और देखता है कि सुकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि सुकर को जेल से भागने में बहुत डर लग रहा था। वो कहता है अगर आज हम पकड़े गए तो अगले 10 साल तक यहीं फंसे रहेंगे। लेकिन माइकल सुकर से कहता है अगर आज हम यहाँ से नहीं निकले तो फिर हम कभी भी इस जेल से नहीं निकल पाएंगे। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं सभी सेल के दरवाजे खुल जाते हैं। अब माइकल और उसके साथियों की योजना थी कि हमें इसी 1 घंटे में जेल से निकलना है। फिर सभी लोग एक एक करके अपने सफेद कपड़े सुकर के सेल में ले आते हैं और माइकल और सुकर के सेल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सभी को माइकल के सेल के टॉयलेट के पीछे बने रास्ते से भागना है। तभी सी नोट देखता है कि वही कैदी जिसको उसने किचन में पीटा था उसे घूर रहा है। अब सी नोट समझ जाता है कि अगर वो आज नहीं निकला तो वो कैदी उसे मार देगा। तभी वो कैदी माइकल के सेल की तरफ आने लगता है, क्योंकि उसने आखिरी बार सी नोट को वहीं देखा था। लेकिन जब वो सेल के अंदर जाता है तो देखता है कि सी नोट वहां नहीं है और फिर वो वहां से चला जाता है। असल में माइकल पहले ही सी नोट को टॉयलेट के पीछे बने रास्ते में भेज चुका था। इसके बाद माइकल और उसके बाकी साथी भी एक एक करके उसी रास्ते में चले जाते हैं। तभी सीन बदलता है और हम निक और वेरोनिका को देखते हैं। निक वेरोनिका को सारी सच्चाई बता देता है। निक कहता है मैं जॉन के लिए काम करता हूँ। जॉन का एक आदमी था जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दरअसल जॉन ने अपने उस आदमी से कहकर मेरे पिता पर लगे हुए सारे आरोप उसके सर डलवा दिए। इसी वजह से मेरे डैड को जेल से रिहा कर दिया गया और आज मैं उसी एहसान को चुकाने के लिए तुम्हें उसके पास लेकर जा रहा हूँ। वो बस तुम्हें इसलिए वहाँ देखना चाहता है ताकि वो माइकल से फिबोनाची के बारे में जान सके। इतना कहने के बाद निक दोबारा से वेरोनिका को गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद हम बेलिक को देखते हैं। बेलिक किसी तरह अपने मुंह पर लगी टेप खोल लेता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। माइकल और उसके साथी बेलिक की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन उसी वक्त जो गार्ड सेंट लुइस बिल्डिंग के बाहर से गुजर रहे थे उन्हें भी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो गार्ड बिल्डिंग के अंदर देखने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि माइकल और उसके साथी उससे पहले ही बेलिक के पास पहुंच चुके होते हैं। माइकल और उसके साथी बेलिक को घसीटकर किसी दूसरी जगह ले आते हैं। वहां पहुंचकर माइकल दोबारा से बेलिक के हाथ बांध देता है ताकि इस बार बेलिक कोई गड़बड़ ना कर सके। इसके बाद सभी एक एक करके अपने अपने तरीके से बेलिक को गुड बाय कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बेलिक बस उन्हें जाते हुए देखता रह जाता है। माइकल और उसके साथी चलते चलते सीवर एरिया के उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें बाहर निकलकर असाइलम में जाना था। इसलिए माइकल सबको सफेद कपड़े पहनने के लिए कहता है और खुद वहां से कहीं और चला जाता है। तभी सीन बदलता है और हम सारा को देखते हैं। सारा माइकल की मदद करने के लिए मेडिकल रूम का दरवाजा खोलने आती है। उसी वक्त सारा देखती है कि लिंकन को भी मेडिकल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए सारा जल्दी से मेडिकल रूम का दरवाजा खोल देती है। दूसरी तरफ सी नोट और बाकी कैदी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि काफी वक्त हो चुका था और माइकल अब तक वापस नहीं आया था। तभी माइकल असाइलम का फायर अलार्म चालू करके बाकी लोगों के पास पहुंच जाता है। ऊपर जैसे ही फायर अलार्म बजता है, गार्ड मेंटली डिस्टर्ब कैदियों को असाइलम से बाहर निकालने लगते हैं। का फायदा उठाकर माइकल और बाकी कैदी भी असाइलम के कैदियों के साथ शामिल हो जाते हैं
अब क्योंकि माइकल ने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी थी, इसलिए वह अपने साथियों को असाइलम के कैदियों की लाइन में ले जाने लगता है। तभी असाइलम का डॉक्टर माइकल और उसके साथियों को वहीं रोक लेता है, क्योंकि वो उनमें से जॉन को पहचान लेता है। ये देखते ही माइकल डॉक्टर की जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और उसी डॉक्टर को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे डॉक्टर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल और बाकी कैदी असाइलम के सीवर एरिया में पहुंच जाते हैं। इस वक्त तक चार्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता, लेकिन सी नोट चार्ली को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। दूसरी तरफ ऊपर डॉक्टर सारा मेडिकल रूम का दरवाजा खोलकर वहां से चली जाती है। जैसे ही सारा जाती है, उसी वक्त सीवर एरिया से माइकल और उसके साथी मेडिकल स्टाफ वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। माइकल मेडिकल रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि दरवाजा लॉक नहीं है। ये देखकर माइकल और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से मेडिकल रूम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर वो देखते हैं कि खिड़की पर लोहे की जाली लगी हुई है। माइकल को तुरंत एक आइडिया आता है और वो एक पानी की पाइप खिड़की से बांध देता है। फिर वो पाइप का दूसरा सिरा लिफ्ट से बांध देता है। उसी वक्त डेविड लिफ्ट के अंदर जाकर फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा देता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाती है, उसके प्रेशर से मेडिकल रूम की लोहे की जाली टूट जाती है। ये देखकर माइकल और सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ तारों से लटक कर दूसरी तरफ जाना था। तभी माइकल और उसके साथियों का पीछा करते हुए हेवायर भी वहां पहुंच जाता है। हेवायर के पास गार्ड्स का रेडियो था, इसलिए हेवायर माइकल को धमकी देता है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं गार्ड्स को तुम्हारी खबर दे दूंगा। अब माइकल अपना बना बनाया प्लान खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हेवायर को भी अपने साथ ले लेता है। सबसे पहले लिंकन दूसरी तरफ जाना शुरू करता है और कुछ ही देर में जेल की दीवार तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे जॉन तारों से लटक कर दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी सीन बदलता है और हम निक को देखते हैं। निक वेरोनिका को जॉन की बताई हुई जगह पर भेजने की बजाय एक टैक्सी में बैठाकर कहीं और भेज देता है और खुद वापस अपने घर आ जाता है। अब जैसे ही निक अपने डैड को देखने के लिए घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि वहां उसका बॉस जो जॉन का आदमी है पहले से ही मौजूद है। फिर वो निक के डैड को गन पॉइंट पर ले लेता है और निक से वेरोनिका के बारे में पूछता है, लेकिन निक ने वेरोनिका को जॉन के चंगुल से बहुत दूर भेज दिया था, इसलिए निक अपने बॉस को कुछ भी नहीं बताता। ये देखकर निक का बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निक के डैड को गोली मार देता है। निक के डैड को शूट करने के बाद वो निक को भी गोली मार देता है, जिसके कारण निक की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेल में वार्डन की असिस्टेंट देखती है कि वार्डन अपने ऑफिस में नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने हेनरी को ऑफिस से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा था। फिर वो जल्दी से वार्डन के ऑफिस में एक गार्ड को बुलाकर लाती है। गार्ड भी वार्डन को ऑफिस में ना देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम दोबारा से माइकल और उसके साथियों को देखते हैं। वो सभी एक एक करके तार के सहारे जेल की दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी चार्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके शरीर से काफी ज्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ जाता है। चार्ली की हालत देखकर माइकल उसके पास जाता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन चार्ली कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए तुम बाहर जाकर मेरी बेटी से जरूर मिलकर आना। फिर वो माइकल को अपने चुराकर दफन किए हुए पैसों के बारे में भी बता देता है, जो कि पूरे $5 मिलियन थे। लेकिन चार्ली की ये बात माइकल के साथ साथ सी नोट, टी बैग और डेविड भी सुन लेते हैं। इसके बाद सीन दोबारा से वार्डन हेनरी के ऑफिस में जाता है। जब हेनरी की असिस्टेंट वार्डन को कॉल करती है, तो वो देखती है कि वार्डन का फोन ओल्मिराह के अंदर बज रहा है। जैसे ही असिस्टेंट और गार्ड ओल्मिराह खोलते हैं, वो वार्डन को अंदर बंद देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी असिस्टेंट जल्दी से वार्डन के मुंह से पट्टी हटाती है। इसके बाद वार्डन गार्ड से सिक्योरिटी अलार्म चालू करने के लिए कहता है। तभी हम माइकल को देखते हैं। माइकल तार से लटक कर दूसरी तरफ जा रहा था। अब वो लिंकन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी पीछे से लॉन्ड्री बॉय भी उसी तार से लटक जाता है। अब ज्यादा वजन की वजह से तार टूट जाती है और लॉन्ड्री बॉय नीचे गिर जाता है, लेकिन माइकल अब भी तार से लटका हुआ था। उसी वक्त पूरे जेल में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। पुलिस स्निफर डॉग्स के साथ माइकल और उसके साथियों को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन माइकल किसी तरह जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। एपिसोड 22 में हम देखते हैं गार्ड्स लॉन्ड्री बॉय को पकड़ लेते हैं
लॉन्ड्री बॉय को पकड़कर गार्ड्स उससे पूछते हैं कि आखिर जेल से कौन कौन भागा है। लॉन्ड्री बॉय गार्ड्स को माइकल और उसके साथ भागे हुए सभी कैदियों के नाम बता देता है। दूसरी तरफ हेनरी मेडिकल रूम में जाता है। वहीं से माइकल और बाकी कैदी भागे थे। मेडिकल रूम में हेनरी को चार्ली मिलता है, जिसकी मौत हो चुकी होती है। इसके बाद हेनरी माइकल के सेल में जाता है। वहां वो माइकल का बनाया हुआ टॉयलेट के पीछे वाला रास्ता भी देख लेता है। तभी हेनरी के पास एक गार्ड आता है और कहता है हमें बेलिक मिल गया है। इसके बाद हेनरी गार्ड्स की एक मीटिंग करता है। मीटिंग में हेनरी गार्ड्स को समझाता है कि कैदियों को भागे हुए सिर्फ 12 मिनट हुए हैं। इसका मतलब वो 10 से 12 किलोमीटर के अंदर ही होंगे। अगर हम अभी तलाशी शुरू करें तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इतना कहकर हेनरी गार्ड्स को कैदियों की तलाश में भेज देता है। तभी हम माइकल और बाकी कैदियों को देखते हैं। वो जेल के ठीक सामने झाड़ियों में छुपे हुए थे। दरअसल माइकल चाहता था कि गार्ड्स उनसे आगे निकल जाए, लेकिन तभी कुछ स्निफर डॉग्स उन्हें झाड़ियों में देख लेते हैं। इसके बाद माइकल और उसके साथी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। भागते वक्त डेविड के हाथ में चोट लग जाती है और उसकी हथेली से खून निकलने लगता है। तभी भागते भागते माइकल और उसके साथी एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं। वहीं जॉन ने एक वैन का इंतजाम कर रखा था। फिर सभी वैन में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको वहां वैन की चाबी ही नहीं मिलती। तभी जॉन लिंकन से कहता है चाबी बाहर पड़े एक डस्टबिन में है। फिर जैसे ही हेवायर चाबी लेने के लिए वैन से नीचे उतरता है, उसी वक्त माइकल लिंकन को चाबी दे देता है। दरअसल माइकल ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि हेवायर वैन से बाहर निकल जाए। इसके बाद सभी हेवायर को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। एयरपोर्ट अब भी 5 माइल दूर था। तभी रास्ते में जॉन टी बैग को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन टी बैग खुद को माइकल के साथ हथकड़ी से बांध लेता है। टी बैग को पहले से पता था कि जॉन उसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने पहले ही ये इंतजाम कर लिया था। माइकल हथकड़ी की वजह से काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि टी बैग के साथ भागना अब बहुत मुश्किल हो गया था। अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी लिंकन देखता है कुछ दूरी पर पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखा है। पुलिस सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रही होती है। ये देखकर लिंकन गाड़ी को साइड में रोक देता है। तभी माइकल लिंकन से कहता है यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 2 माइल दूर है, इसलिए हमें इस कच्चे रास्ते से जाना चाहिए। फिर लिंकन माइकल की बात मान लेता है और गाड़ी को कच्चे रास्ते पर ले जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। इसके बाद सब पैदल जाने का फैसला करते हैं। तभी माइकल डेविड से कहता है अब तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बदले मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। फिर डेविड माइकल को छोड़कर दूसरे रास्ते से चला जाता है। इसके बाद माइकल और बाकी कैदी एयरपोर्ट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट कॉलरमैन के पास समांथा आती है और कहती है कि कंपनी चाहती है आप वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दें। अगर आपने अपनी कुर्सी खुद नहीं छोड़ी तो हमें अपने तरीके से आपको कुर्सी छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन कॉलरमैन अपनी कुर्सी छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, इसलिए समांथा वहां से चली जाती है। तभी हम बेलिक को देखते हैं। बेलिक माइकल और उसके साथियों को ढूंढते ढूंढते उसी पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां से सभी लोग वैन में बैठकर भागे थे। तभी बेलिक को वहां ताजा खून दिखाई देता है, जो कि डेविड का था। फिर एक गार्ड बेलिक के पास एक आदमी को लेकर आता है। इस आदमी का उस पुरानी बिल्डिंग के पास ही एक फार्म था। वो आदमी बेलिक को बताता है आज मैंने इस बिल्डिंग के पास एक वैन देखी थी। वैन ब्लू कलर की थी। इतना सुनने के बाद बेलिक उस आदमी को वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ जेल में वार्डन को पता चलता है कि मेडिकल रूम का दरवाजा तोड़कर नहीं बल्कि चाबी से खोला गया था, जो कि किसी मेडिकल स्टाफ ने ही खोला होगा। फिर हेनरी सारा की असिस्टेंट के पास जाता है। सारा की असिस्टेंट हेनरी से कहती है मुझे लगता है कि सारा ने ही मेडिकल रूम का दरवाजा खुला छोड़ा होगा। सारा माइकल को पसंद करती है। सारा का नाम सुनते ही वार्डन हेनरी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सारा माइकल और बाकी कैदियों को भागने में मदद करेगी। इसके बाद हेनरी गवर्नर को कॉल करता है। हेनरी गवर्नर को सारा के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी गवर्नर हेनरी से कहता है न्यूज देखो। जैसे ही हेनरी न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है प्रेसिडेंट की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है और अब नई प्रेसिडेंट कॉलरमैन है। ये सुनकर हेनरी खुद भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ कॉलरमैन के पास फिर से समांथा आती है, लेकिन इस बार कॉलरमैन समांथा को इग्नोर करके वहां से चली जाती है, क्योंकि कुछ वक्त पहले समांथा कॉलरमैन को काफी कुछ सुनाकर गई थी। असल में प्रेसिडेंट को मारने का पूरा प्लान वाइस प्रेसिडेंट कॉलरमैन का ही था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और इस बार उसने प्रेसिडेंट को मारकर सारी हदें पार कर दी थी।
तभी हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले सारा के घर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही वो सारा के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से सारा की मौत हो चुकी है। तभी हम दोबारा से माइकल और बाकी के कैदियों को देखते हैं। सभी लोग भागते भागते एक खाई के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि खाई बहुत ही ज्यादा गहरी है और एकदम से इस खाई में उतरना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है। तभी माइकल और बाकी कैदी देखते हैं उनकी तरफ एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। हेलीकॉप्टर को देखते ही सभी कैदी खाई के पत्थरों के बीच छुप जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजर जाता है। तभी सुकरे खाई के नीचे एक गाड़ी देखता है। फिर वो सभी को उस गाड़ी के पास ले जाता है और खुद गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। सुकरे लिंकन से कहता है, मैं पहले भी ऐसे कई बार गाड़ी चुरा चुका हूँ, लेकिन जब सुकरे गाड़ी के स्टीयरिंग के पास कुछ तार जोड़ता है तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर सुकरे बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर जैसे ही वो गाड़ी के आगे जाकर देखता है, उन्हें पता चलता है गाड़ी के अंदर इंजन ही नहीं है। ये देखकर सभी कैदी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हेवायर एक घर के अंदर जाता है जहां एक छोटी बच्ची अपनी साइकिल से खेल रही होती है। तभी हेवायर उस लड़की की साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है और वो बच्ची हेवायर को अपनी साइकिल ले जाते हुए देखती रह जाती है। दूसरी तरफ बेलिक को वो वैन मिल जाती है जिसके अंदर माइकल और बाकी कैदी आए थे। फिर ये बात बेलिक वार्डन हेनरी को भी बता देता है। तभी हम वेरोनिका को देखते हैं। वेरोनिका वाइस प्रेसिडेंट के ब्लैक फुट वाले मैंशन तक पहुंच चुकी होती है। फिर वो खिड़की से कॉलरमैन के घर के अंदर उसके भाई सीडमैन को भी देख लेती है और फिर वो खुद भी घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो सीधे आमने सामने सीडमैन से मिलती है। सीडमैन भी अपने सामने वेरोनिका को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ माइकल और उसके साथी भागते भागते एक बहुत ही बड़े गराज में पहुंच जाते हैं। जैसे ही माइकल और टीबैग उस गराज के अंदर आते हैं तो बाकी कैदी टीबैग को पकड़ लेते हैं। फिर सुकरे उन दोनों की हथकड़ी काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि सुकरे उस हथकड़ी को काट ही नहीं पाता। तभी जॉन एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस कुल्हाड़ी से टीबैग का हाथ ही काट देता है, जिसके कारण टीबैग दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो सब टीबैग को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड भागते भागते सीधे रोड तक पहुंच जाता है। तभी वो रोड पर एक ट्रक देखता है। उस ट्रक के अंदर एक घोड़ा था। फिर डेविड उस ट्रक में चढ़ जाता है और आसानी से चेक पॉइंट से निकल जाता है। दूसरी तरफ माइकल और बाकी के कैदी भी एयरपोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। तभी कुछ पुलिस कार्स माइकल और बाकी कैदियों को भागते हुए देख लेती हैं, लेकिन माइकल और बाकी के कैदी भागते भागते एयरपोर्ट पर पहुंच ही जाते हैं। उसी वक्त जॉन का एक आदमी एक प्लेन के साथ एयरपोर्ट पर जॉन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि आसपास काफी पुलिस आ चुकी है, इसीलिए वो पायलट के साथ वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर माइकल और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि प्लेन पहले ही उड़ान भर चुका था और माइकल और बाकी के कैदी वहीं पर रह जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, इसलिए माइकल और उसके साथी दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। अब इन लोगों के साथ क्या हुआ, क्या ये सब पकड़े गए या फिर भाग गए? अगर ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो चल गई तो नेक्स्ट पार्ट इससे भी बढ़िया अंदाज में ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। तब तक और भी कई मजेदार सीरीज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।